हेलो एवरीवन, आई एम प्रियंका गौर। वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद पेस। हम लोग सेकंड चैप्टर कर रहे थे 9th क्लास की हिस्ट्री का, तो ये है फोर्थ पार्ट एंड टॉपिक का नाम है व्हाट चेंज्ड आफ्टर अक्टूबर, कि अक्टूबर के बाद क्या बदला। देखो, इससे पहले हमने फेब्रुअरी रेवोल्यूशन पढ़ा था, फिर फेब्रुअरी रेवोल्यूशन का हमने इम्पैक्ट देखा था, फिर हमने अक्टूबर रेवोल्यूशन पढ़ा। आज हम अक्टूबर रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट देखेंगे और कुछ चीज़ें रिकॉल करने की कोशिश करना कि कौन सी पार्टी के हाथ में अथॉरिटी थी। बोल्शेविक्स के हाथ में अथॉरिटी थी। बोल्शेविक्स के लीडर कौन थे? व्लादिमीर लेनिन। सो जो बोल्शेविक्स थे दे वर टोटली अपोज्ड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। बोल्शेविक्स प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ा भी था। और ये प्राइवेट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट थे, पर ये क्या प्रिवेल करना चाहते थे? देखो, बोल्शेविक्स जो थे ना, ये एक आइडियलाइज्ड सोसाइटी को बनाना चाहते थे एंड आइडियलाइज्ड सोसाइटी एस्टेब्लिश करना चाहते थे। लेकिन किस तरीके से ये आइडियलाइज्ड सोसाइटी एस्टेब्लिश हो सकती थी? बाय प्रमोटिंग सोशलिज्म। ठीक है, तो ये सोशलिज्म को प्रमोट कर रहे थे। अब सोशलिज्म आइडियोलॉजी में क्या क्या चीज़ें हमने पढ़ी कि सोशलिज्म आइडियोलॉजी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। सो बोल्शेविक्स चाहते थे कि लोगों के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए एंड जो वेल्थ की कॉन्सेंट्रेशन है वो एक आदमी के हाथ में नहीं होनी चाहिए, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए बल्कि सोशल प्रॉपर्टी होनी चाहिए एंड कॉमन ओनरशिप होनी चाहिए। सो इसीलिए बोल्शेविक्स जो थे वो एक आइडियलाइज्ड सोसाइटी को स्टैब्लिश करना चाहते थे बाय प्रमोटिंग सोशलिज्म। सो दैट्स वाई बोल्शेविक्स वर टोटली अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी। इसी के साथ साथ बोल्शेविक्स प्रोविजनल गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी थे, क्योंकि प्रोविजनल गवर्नमेंट में वो सारे के सारे अमीर लोग थे, जैसे कि कैपिटलिस्ट, लैंड ओनर्स या बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट। सो इन प्रोविजनल गवर्नमेंट को बोल्शेविक्स उठाकर बाहर फेंकना चाहते थे और इन्होंने किया भी ऐसा। सो मोस्ट इंडस्ट्री एंड बैंक्स वर नेशनलाइज्ड इन नवंबर 1917। अब हुआ ये कि नवंबर 1917 में बहुत सारी इंडस्ट्री एंड बैंक्स को नेशनलाइज किया गया। अब नेशनलाइज करने का मतलब ये है कि ये जो इंडस्ट्रीज एंड बैंक्स है जिन्हें नेशनलाइज किया गया, अब उनकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में आ गई एंड गवर्नमेंट ने उनको मैनेज करना शुरू कर दिया एंड लैंड को अब डिक्लेयर कर दिया एक सोशल प्रॉपर्टी के तौर पर। इससे पहले क्या थी? लैंड एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, बट बोल्शेविक्स वर अगेंस्ट प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो इसीलिए इन्होंने लैंड को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया। एंड अब गाँव में इन्होंने क्या करा, जितने भी किसान थे, जो पेजेंट्स थे, उनको इन्होंने अलाउंस दे दी कि वो नोबिलिटी पीपल की बड़ी बड़ी लैंड को सीज कर सकते हैं, मतलब कॉन्फिस्केट कर सकते हैं या कब्जा उनका कर सकते हैं। राइट? अब देखो, इन्होंने क्या करा कि गांव में जितने भी किसान थे ना, उनको कहा या उनको अलाउंस दे दी कि वो ये जो एरिस्टोक्रेटिक पीपल है, मतलब जो ये नोबिलिटी पीपल है, इनकी बड़ी बड़ी ज़मीनों को ये सीज कर सकते हैं। वेयर एज बोल्शेविक्स ने शहरों में क्या करा, इन्होंने फोर्सफुली बड़े बड़े घरों को जो है हिस्सों में बांटना शुरू कर दिया, बड़े बड़े घरों का पार्टीशन करना शुरू कर दिया और ये काम इन्होंने एनफोर्स्ड किया, मतलब ज़बरदस्ती किया था। सो बोल्शेविक्स ने एक तरफ गांव के लोगों को ये छूट दे दी, किसानों को, कि वो नोबिलिटी पीपल की बड़ी बड़ी लैंड को, बड़ी बड़ी ज़मीनों को हथिया सकते हैं। दूसरी तरफ इन्होंने शहरों में जो बड़े बड़े घर थे उनका पार्टीशन करना शुरू कर दिया, ताकि जो बेघर लोग हैं उनकी फैमिली रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको हिस्सा मिल सके। सो ऑल एंड ऑल इन्होंने ये बड़े बड़े घरों का पार्टीशन इसलिए किया था ताकि बेघर लोगों को घर मिल सके। बोल्शेविक्स ने ओल्ड टाइटल ऑफ एरिस्टोक्रेसी को भी बैन कर दिया। मतलब देखो, ज़ार के टाइम पर क्या होता था कि एरिस्टोक्रेटिक टाइटल्स को यूज़ किया जाता था, ठीक है, ताकि एक डिफरेंस हमेशा बना रहे बिटवीन एरिस्टोक्रेसी एंड कॉमन पीपल। अब बोल्शेविक्स ने उन टाइटल्स को भी बैन कर दिया कि कोई भी अब आज के बाद एरिस्टोक्रेसी के ओल्ड टाइटल्स को यूज़ नहीं करेगा। ये इसलिए इन्होंने किया था क्योंकि ये मोनार्की की निशानी को बिल्कुल हटाना चाहते थे। अब ये नया चेंज लाना चाहते थे, तो नया चेंज लाने के लिए इन्होंने जो आर्मी एंड जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे उनकी यूनिफॉर्म को भी चेंज कर दिया। और यूनिफॉर्म को चेंज कैसे किया? एक्चुअली ना, पहले एक क्लोथिंग कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया 1918 में, और फिर बाद में कंपटीशन के बाद में क्या हुआ कि जहाँ पर जिस यूनिफॉर्म के लिए मेजॉरिटी मिली वो यूनिफॉर्म सेलेक्ट कर ली गई आर्मी एंड ऑफिशियल्स के लिए। एंड अब जो ये आर्मी पीपल थे इनको एक सोवियत हैट दी गई, और ये सोवियत हैट, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये इस
आर्मी पीपल ने पहनी हुई हैं, ये सोवियत हैट को कहा गया बुडियोनोविका, ठीक है, बुडियोनोविका। सो अब बोल्शेविक्स जो थे वो रेडिकल चेंज लाना चाहते थे, जिसके लिए इन्होंने क्या करा कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को सोशल प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया, एंड इन्होंने काफ़ी सारे बैंक्स एंड इंडस्ट्रीज़ को नेशनलाइज किया। साथ ही साथ इन्होंने गांव में जो पेजेंट्स थे उनको अलाउंस दे दी कि एरिस्टोक्रेट्स की लैंड को सीज कर सकते हैं। शहरों में इन्होंने खुद ज़बरदस्ती जो बड़े बड़े घर थे उनको हिस्सों में बांटना शुरू किया, ताकि बेघर लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग हिस्सा मिल सके और उनको घर मिल सके। इसी के साथ साथ इन्होंने एरिस्टोक्रेसी के जो भी टाइटल्स जार के टाइम पर यूज़ होते थे उन सभी टाइटल्स को यूज़ करना बैन कर दिया, ताकि मोनार्की का बिल्कुल नामो निशान ख़त्म किया जा सके। और साथ ही साथ ये जो चेंज को एजर्ट कर रहे थे, मतलब ये इतना चेंज लाना चाहते थे कि इन्होंने आर्मी एंड ऑफिशियल्स इनकी यूनिफॉर्म को भी डिज़ाइन किया गया, राइट। और जो आर्मी पीपल थे, जैसे कि ये जो सोल्जर है, ही इज़ वियरिंग द सोवियत हैट, जिसे कहा गया बुडियोनोविका, ठीक है। सो इस हैट का आप थोड़ा सा नाम ये जो टर्म है ये याद रख लेना। और जो ये इनकी ड्रेसेस थी ये कैसे चूज़ की गई, बाय ऑर्गेनाइजिंग अ क्लॉथिंग कॉम्पिटिशन। द बोल्शेविक पार्टी वॉज रीनेम्ड द रशियन कम्युनिस्ट पार्टी। बोल्शेविक पार्टी का नाम बदलकर अब क्या रखा गया, रशियन कम्युनिस्ट पार्टी, जिसे कम्युनिस्ट पार्टी भी कहते हैं। इन नवंबर 1917 द बोल्शेविक कंडक्टेड द इलेक्शंस टू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब नवंबर 1917 में बोल्शेविक्स ने क्या किया, इन्होंने इलेक्शंस कंडक्ट किए ताकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया जा सके। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या होता है, देखो इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार करते हैं और फिर बाद में उस कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को अडॉप्ट कर लिया जाता है, राइट। सो बोल्शेविक्स जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए इन्होंने नवंबर 1917 में इलेक्शंस को कंडक्ट किया था, क्योंकि ये यहाँ पर बहुत श्योर थे कि जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में मेंबर्स होंगे वो सारे के सारे मेंबर्स इसी पार्टी के होंगे। बट हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। जैसे ही इन्होंने इन इलेक्शंस को कंडक्ट कराया, दे फेल्ड टू गेन मेजॉरिटी सपोर्ट। बोल्शेविक्स को मेजॉरिटी में सपोर्ट ही नहीं मिला, मेजॉरिटी में वोट ही नहीं मिला। अब हुआ क्या, हुआ ये कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तो बनी, लेकिन इस असेंबली में बोल्शेविक के मेंबर नहीं थे बल्कि अदर पार्टी के मेंबर थे। अब जनवरी 1918 में असेंबली रिजेक्टेड बोल्शेविक मेजर्स एंड लेनिन डिसमिस्ड द असेंबली। अब जनवरी 1918 में क्या हुआ, जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अदर पार्टी के मेंबर जो हैं वो इलेक्ट हुए, तो अब हुआ ये कि बोल्शेविक ने अपने बहुत सारे मेजर्स इस असेंबली के सामने रखे। मेजर्स का मतलब यहाँ पर क्या है कि बोल्शेविक्स जिस तरीके का सोसाइटी में बदलाव लाना चाहते थे, उन बदलावों का जो प्रस्ताव था, जो मेजर्स था, वो असेंबली के सामने रख रहे थे, लेकिन असेंबली ने उन सारे बोल्शेविक के मेजर्स को रिजेक्ट कर दिया। अब जैसे ही असेंबली ने बोल्शेविक के मेजर्स को रिजेक्ट किया, इससे बोल्शेविक के जो लीडर थे व्लादिमीर लेनिन, उनको बहुत गुस्सा आया और व्लादिमीर लेनिन ने असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। यहाँ पर ध्यान देना, इन्होंने पूरी असेंबली को ही डिसमिस कर दिया, मेंबर्स को नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर को ही नहीं, बल्कि असेंबली को ही डिसमिस कर दिया। He thought that all Russian Congress of Soviet was more democratic than an assembly elected in uncertain condition। अब यहाँ पर इन्होंने जैसे ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिसमिस किया तो इन्होंने आगे उसका रीज़न भी दिया कि इन्होंने डिसमिस क्यों किया। देखो, इन्होंने कहा कि जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, ये अगर इसको कंपेयर किया जाए रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत के साथ, तो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत ज़्यादा डेमोक्रेटिक है देन दिस असेंबली। एंड इन्होंने कहा जो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, मतलब यही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिन्होंने बोल्शेविक मेजर्स को रिजेक्ट किया था, तो लेनिन ने कहा कि ये जो असेंबली है, ये असेंबली अनसर्टेन कंडीशन में इलेक्ट की गई थी, राइट। और यहाँ पर इन्होंने कहा कि इसीलिए इन्होंने असेंबली को डिसमिस किया है, क्योंकि एक तो ये जो असेंबली थी ये अनसर्टेन कंडीशन में इलेक्ट की गई थी, दूसरा रीज़न इन्होंने दिया कि जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है वो ज़्यादा डेमोक्रेटिक है इस असेंबली से, राइट। यहाँ पर इन्होंने ये दो तरीके के रीज़न दिए थे। अब आपको याद है ना, ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत,
ये कौन सी सोवियत थी जिसमें जो आसपास के देश थे और जो मतलब कंट्रीज़ थी या जो स्टेट थी उसके जो सोवियत थे वो आगे उन हर एक जगह पर सोवियत बन गए थे रशिया में। उन सोवियत के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनकी एक बैठक हुई थी, उस बैठक को ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत कहा गया था। सो यहाँ पर लेनिन इसी सोवियत को सपोर्ट कर रहे थे और इसीलिए इन्होंने कहा कि जो ये एक सोवियत की जो ये रिप्रेजेंटेटिव्स की बैठक हुई है, जो ये पार्टी बनी है, ये पार्टी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है रादर देन असेंबली। इन मार्च 1918 डिस्पाइट अपोजिशन बाय पॉलिटिकल एलीज, पॉलिटिकल एलीज का मतलब क्या होता है, जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी होती है ना वो एक साथ मिलकर एक कोएलिशन बना लेती है या एक पार्टी का एक अलायंस तैयार कर लेती है, राइट। सो मार्च 1918 में हुआ ये कि जो बोल्शेविक्स थे इन्होंने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली थी, राइट। अगर आपको याद हो तो 1914 में रशिया का वॉर शुरू हुआ था जर्मनी के साथ और जो व्लादिमीर लेनिन थे वो चाहते थे कि रशिया को इस वॉर से विड्रॉ किया जाए और इन्होंने ये डिमांड रखी थी अप्रैल थीसिस में। सो अब देखो क्या हुआ कि बोल्शेविक्स ने जर्मनी के साथ एक पीस ट्रीटी साइन कर ली। कहाँ पर की थी? एक सिटी में। वो सिटी का नाम क्या है? ब्रेस्ट लिटोवस्क। अब जो ये पीस ट्रीटी इन्होंने साइन की थी ना, इस पीस ट्रीटी को बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जिन्होंने एक साथ मिलकर एक कोएलिशन बना रखा था, बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने ये एक अपनी अलायंस बना रखी थी, इन सभी ने इस पीस ट्रीटी का अपोजिशन किया था। लेकिन व्लादिमीर लेनिन किसी की सुनने वाले तो नहीं थे, उन्होंने बहुत सारा अपोजिशन देखा, फिर भी इन्होंने ये पीस ट्रीटी साइन की जर्मनी के साथ। और कहाँ पर की थी? ब्रेस्ट लिटोवस्क में। अब इसी साल 1918 में क्या हुआ? बोल्शेविक बिकेम द ओनली पार्टी टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस टू ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स। अब जो इलेक्शंस कंडक्ट किए गए ना ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स में, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को तो डिसमिस कर दिया था लेनिन ने, तो अब इन्होंने किसको सपोर्ट किया? ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियट्स को। सो इसमें अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाने के लिए जब इलेक्शंस को कंडक्ट किया गया तो उस टाइम पर सिर्फ एक ही पार्टी चुनाव लड़ रही थी। आप समझ रहे हो? सिर्फ एक ही पार्टी। वो किसकी पार्टी थी? बोल्शेविक पार्टी, जो लेनिन की पार्टी थी। एंड जो ऑल रशियन कांग्रेस ऑफ सोवियत है, इसी को क्या बना दिया गया? इसी को कंट्री का पार्लियामेंट बना दिया गया। रशिया बिकेम वन पार्टी स्टेट। अब देखो, बोल्शेविक के अगेंस्ट में कोई और पार्टी खड़ी नहीं थी। सो रशिया में जो ये बोल्शेविक की पार्टी थी वो एक अकेली ही थी जो इलेक्शन में खड़ी थी। तो अब इसके पास सारी अथॉरिटी थी, ऑब्वियसली सी बात है। तो रशिया अब एक वन पार्टी स्टेट बन गया था। अब देखो, वन पार्टी स्टेट में क्या होता है? जब वन पार्टी स्टेट होती है ना तो वहाँ पर टोटलिटेरियनिज्म आ जाता है, ठीक है। सो जो ये टोटलिटेरियनिज्म है, इसमें क्या होता है कि जो वन पार्टी होती है वही लोगों को जो है कंट्रोल करती है एंड उन्हीं के पास कंप्लीट पावर होती है। किसके पास? जो एक पार्टी होती है, वन पार्टी जो होती है। और लेनिन तो यही चाहता था कि सारी पावर उसके हाथ में हो। सो लेनिन तो यहाँ पर बहुत खुश हुआ था क्योंकि जो भी पावर थी अब वो बोल्शेविक के पास थी, क्योंकि यही एक अकेली पार्टी बच गई थी और इसी पार्टी के पास कंप्लीट पावर थी। और ये जो पावर है ये इतनी हो चुकी थी, कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर हमें दोबारा से डिक्टेटरशिप देखने को मिली थी, क्योंकि अब बोल्शेविक्स ने क्या किया था कि लोगों को कंट्रोल करना शुरू कर दिया था, राइट। ट्रेड यूनियन वर केप्ट अंडर पार्टी कंट्रोल। अब साथ ही साथ जो बोल्शेविक्स थे उन्होंने ट्रेड यूनियंस को भी कंट्रोल करना शुरू कर दिया। सो कहीं ना कहीं धीरे धीरे जो है उनकी डिक्टेटरशिप देखने को मिली। और एक सीक्रेट पुलिस रखी गई। उस सीक्रेट पुलिस को क्या कहा गया? पहले तो चैका कहा गया, चैका। फिर बाद में उसका नाम दिया गया OGPU, ये एक सीक्रेट नेम है। फिर नाम दिया गया NKVD, राइट। सो जो ये सीक्रेट पुलिस थी इसका काम क्या था? दे पनिश्ड दोज हु क्रिटिसाइज्ड द बोल्शेविक्स। अब ये सीक्रेट पुलिस जो होती थी ये बोल्शेविक्स के लिए काम करती थी। अब जो भी लोग बोल्शेविक के बारे में बुरा बोलते थे, उनको क्रिटिसाइज करते थे, तो ये सीक्रेट पुलिस आकर उन लोगों को जेल में बंद कर देती थी। सो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? टोटलिटेरियनिज्म, मतलब एक कहीं ना कहीं एक पार्टी ही है जो डिक्टेटरशिप की तरह काम कर रही है। Many young writers and artists rallied to party because it stood for socialism and for change.
देखो बहुत सारे यंग राइटर्स, यंग आर्टिस्ट जो थे, उन्होंने रैलीड किया। रैलीड का मतलब क्या है, सब मिलकर आगे आए और उन सब ने सपोर्ट किया किसको, बोल्शेविक पार्टी को। क्यों सपोर्ट किया था, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी जो थी वो सोशलिज्म को प्रमोट कर रही थी, इक्वालिटी को प्रमोट कर रही थी एंड चेंज की बात करती थी, एंड साथ ही साथ बोल्शेविक पार्टी मोनार्की के अगेंस्ट थी। सो इसीलिए बहुत सारे यंग राइटर्स एंड जो आर्टिस्ट थे वो इस पार्टी का सपोर्ट करते थे। बट आफ्टर 1917 अक्टूबर जो आर्किटेक्चर एंड आर्ट है उसमें हमें कुछ नया एक्सपेरिमेंट देखने को मिला। तो अक्टूबर रेवोल्यूशन के बाद हुआ ये कि जब बोल्शेविक पार्टी के हाथ में पावर आई तो इन्होंने सेंसरशिप दोबारा से शुरू कर दी। अब जैसे ही बोल्शेविक पार्टी ने सेंसरशिप ला दी तो इससे क्या हुआ कि बहुत सारे यंग राइटर्स और जो आर्टिस्ट पहले इस पार्टी को सपोर्ट करते थे, अब उनका जो मोह था वो बिल्कुल भंग हो चुका था, क्योंकि अब उनको लगा कि जिस पार्टी को इन्होंने जो सोचा था वो वैसी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बोल्शेविक पार्टी ने दोबारा से सेंसरशिप शुरू कर दी थी। सेंसरशिप का मतलब ये है कि अगर कोई भी गवर्नमेंट के खिलाफ, पार्टी के खिलाफ बोलेगा तो उस पार्ट को ना तो छापा जाएगा, ना लोगों को दिखाया जाएगा, एंड उनको जो है जेल में भी बंद किया जा सकता है। तो लोगों को अब लिखने और बोलने की आज़ादी नहीं दी थी, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि टोटलिटेरियनिज्म आ गया था, राइट। सो अब जो पावर थी किसके हाथ में थी, बोल्शेविक के हाथ में थी। तो बोल्शेविक नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ कोई बोले, इसीलिए देखो उन्होंने यहाँ पर सीक्रेट पुलिस को भी जो है यहाँ पर अपॉइंट किया था। पहले तो चेका, फिर इसके बाद कौन सी आई, OGPU, फिर इसके बाद NKVD। और जो भी बोल्शेविक के खिलाफ बोलता था ये सीक्रेट पुलिस उनको जो है पनिश करती थी एंड जेल में बंद कर देती थी। सो अब यहाँ पर तो कॉमन पीपल की बात हुई। अब बोल्शेविक ने बहुत सारे यंग राइटर्स एंड आर्टिस्ट के लिए क्या किया, सेंसरशिप ला दी, ताकि ये लोग भी पार्टी के खिलाफ कुछ ना लिखे, ना ही बोले और ना ही प्ले दिखाएं, क्योंकि आर्टिस्ट का काम क्या था, ये प्ले के थ्रू इनेक्ट करते थे, राइट। सो अब इसीलिए जो बोल्शेविक पार्टी के लोग थे उन्होंने सेंसरशिप को एनकरेज किया। जैसे ही सेंसरशिप आई इससे हुआ ये कि जो लोग थे एंड जो आर्टिस्ट थे एंड जो राइटर्स थे, अब उनके मन में जो मोह था इस पार्टी को लेकर वो मोह बिल्कुल भंग हो गया था, ठीक है। चलिए अब आगे इस बॉक्स की बात करते हैं। अक्टूबर रेवोल्यूशन, द रशियन कंट्री साइड, टू व्यूज़। देखो जो ये अक्टूबर रेवोल्यूशन हुआ इसको लेकर हमें दो व्यूज़ देखने को मिलते हैं। कहाँ पर, रशियन कंट्री साइड में, मतलब रशिया के गांव के इलाके में। एक तो व्यू हमें देखने को मिलता है पेजेंट्स की तरफ से, और दूसरा व्यू हमें देखने को मिलता है लैंड ओनिंग फैमिली की तरफ से, मतलब जिसके पास खूब सारी ज़मीनें हैं। अब देखो पहला व्यूज़ अगर हम पेजेंट्स की तरफ से देखें तो क्या था कि जैसे ही जो ये रेवोल्यूशन अक्टूबर में होना था, इसकी जो अपराइजिंग की खबर है, मतलब जो इसकी उथल पुथल की खबर है, जैसे ही गांव में पहुंची तो जो गांव के किसान थे दे ग्रेटेड विद एंथुजियाज्म, मतलब अब उनके अंदर एक उत्साह, एक एंथुजियाज्म देखने को मिला, क्योंकि अब उनको इस बात से खुशी थी कि अक्टूबर रेवोल्यूशन हो रहा है। सो यहाँ पर जो पेजेंट्स थे वो खुश क्यों थे, क्योंकि उनको था कि इस रेवोल्यूशन के बाद जो लैंड है वो फ्री में किसको मिल जाएगी, किसानों को मिल जाएगी, एंड साथ ही साथ जो वॉर है वो एंड हो जाएगा। और जैसे ही ये खबर, जो अपराइजिंग की खबर है, वो गांव में आती है तो लोगों ने क्या करा कि बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स हैं उनके घरों को लूटना शुरू कर दिया, उनके जो स्टॉक फार्म है उनको लूटना शुरू कर दिया, जो उनके ऑर्किड हैं, जो बगीचे हैं और जितने भी बगीचों में ट्रीज़ वगैरह लगे हुए थे उनको काटना शुरू कर दिया, और उन लकड़ियों को इन्होंने किसको बेच दिया, पेजेंट्स को बेच दिया। साथ ही साथ जो बड़े बड़े लैंड ओनर्स हैं उनकी बिल्डिंग को तोड़ दिया और डिस्ट्रॉय कर दिया, एंड जितनी भी उनकी लैंड थी उन लैंड को पेजेंट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। और ये जो पेजेंट्स थे ये नई सोवियत ज़िंदगी को जीने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दूसरी तरफ हम लैंड ओनिंग फैमिली के व्यूज़ को अगर हम देखें तो ये कहते हैं कि जो कूप हुआ, कूप का मतलब क्या है, जो एकदम से तख्ता पलट हुआ, ये जो तख्ता पलट हुआ ये काफ़ी पेनलेसली, क्वाइटली एंड पीसफुली था, मतलब बड़ा ही शांत तरीके से था। पहले तो इनको पता ही नहीं चला था, ठीक है। अब इन्होंने साथ साथ इस लेटर में क्या लिखा है, एक्चुअली ना ये लैंड ओनिंग फैमिली एक लेटर लिखते हैं अपने रिलेटिव्स को कि स्टेट में क्या हुआ था, ठीक है।
सो ये कहते हैं कि जो ये कूप हुआ, ये तख्ता पलट हुआ, पहले तो बहुत ही आराम से हुआ था, पता ही नहीं चला, पीसफुल तरीके से हुआ था। और जो इनके जो स्टेट ओनर थे वो काफ़ी शांत थे, लोग भी शांत थे, जो चेयरमैन था उनका बिहेवियर भी काफ़ी पोलाइट था। इसी के साथ साथ अब यहाँ पर वो अपनी जो कंडीशन है वो लिखते हैं। ये कहते हैं, देखो लैंड ओनिंग फैमिली की हम यहाँ पर बात करें, जिनके पास खूब सारी ज़मीनें हैं, खूब सारे सर्वेंट हैं। अब ये कहते हैं वी वर लेफ्ट विद 2 cows एंड 2 horses, कि हमारी ज़मीनें हमसे छीन ली, ठीक है, और हमारे पास क्या छोड़ा, 2 गायें और 2 घोड़े छोड़ दिए हमारे पास। द सर्वेंट्स टेल देम ऑल द टाइम नॉट टू बॉदर अस। वो सर्वेंट जो हमारे नीचे काम करते थे, अब वो पेजेंट्स को क्या कहते थे, लेट देम लिव, मतलब इन लैंड ओनर्स को जीने दो, वी वॉच फॉर सेफ्टी एंड प्रॉपर्टी। तो ये सर्वेंट कहते थे कि इन लैंड ओनर्स को जीने दो, क्योंकि इनकी जो सेफ्टी है और जो प्रॉपर्टी की सेफ्टी है वो हमारे जिम्मेदारी है, एंड वी वॉन्ट दैम ट्रीटेड एज ह्यूमनली एज पॉसिबल। तो इसीलिए ये सर्वेंट कहते थे कि इसीलिए हम चाहते हैं कि जो ये लैंड ओनिंग फैमिली है इनको ह्यूमैनिटी के साथ ट्रीट किया जाए, ठीक है। सो यहाँ पर ये ऑल एंड ऑल अपनी ये कंडीशन बताते हैं लैंड ओनिंग फैमिली की, किस तरीके से जो सर्वेंट्स हमारे नीचे काम करते, जो पेजेंट्स हमारे नीचे काम करते थे, अब वो हमसे अमीर हो गए हैं और हम लोगों के पास कुछ नहीं बचा एक्सेप्ट 2 cows एंड 2 horses, क्योंकि हमारी ज़मीनें ले ली, हमारे बगीचे ले लिए, बड़ी बड़ी जो बड़े बड़े हमारे घर थे वो छीन लिए इन्होंने, और हम बेघर हो चुके हैं। साथ ही साथ ये यूँ लिखते हैं कि कुछ ऐसे र्यूमर्स भी देखने को मिले कि जो लोग थे गांव के, उन्होंने कमिटी से एविक्ट कर लिया, मतलब वो कमिटी से निकल गए। अब वो अपनी ज़मीनों को किसको देना चाहते हैं, जो स्टेट के ओनर हैं उनको वापस देना चाहते हैं। फिर बाद में ये लिखते हैं कि मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, क्या होगा, क्या ये हमारे लिए सही है, बट वी रिजॉइस दैट देयर इज़ अ कंसाइंस इन आर पीपल। बट हम इस चीज़ से खुश हैं कि हमारे जो ये लोग हैं गांव के, ये कंसाइंस हैं, मतलब इनके अंदर अवेयरनेस है एटलीस्ट, ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया था इतना कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं, बस इसमें 2 व्यूज़ में अगर आपको कुछ याद भी करना है ना, तो इसमें क्या करना कि एक तरफ ये करना कि जो पेजेंट्स थे वो बहुत खुश थे इस वॉर को लेकर, इस रेवोल्यूशन को लेकर, क्योंकि उनको था भाई कि उनको ज़मीनें मिलने लगेंगी फ्री में, ठीक है। तो ये तो अपने बेनिफिट का सोच रहे थे। दूसरी तरफ जो लैंड ओनिंग फैमिली है, इनकी यहाँ पर मिजरेबल कंडीशन बताई है कि किस तरीके से इन लोगों के पास पहले कितने बड़े ज़मीन बगीचे हुआ करते थे, नाउ दे आर लेफ्ट विद ओनली 2 cows एंड 2 horses। और जो लोग इनके नीचे काम करते थे अब वो इनसे अमीर हो गए हैं, क्योंकि उनकी जो ज़मीनें थी लैंड ओनिंग की, मतलब ये जो लैंड ओनर्स थे इनकी जो ज़मीनें हैं अब वो पेजेंट्स में बांट दी गई थी। बस इतना ही आप याद रखना। अब आगे जो टॉपिक है दैट इज़ अबाउट द सिविल वॉर, ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मेरे चैनल पर आप जुड़े रहें। आप मेरे साथ टेलीग्राम, इंस्टाग्राम दोनों पर ही जुड़ सकते हैं, इन दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दिस साइड प्रियंका गौर, आई विश यू ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।